गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी संवाद सेतु। आपका जो चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम में 16 अंक के इसमें से प्रश्न आते हैं। पाठ संख्या 20। आज का हमारा प्रकरण रहेगा साक्षात्कार की कला, इंटरव्यू, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरव्यू लेने की कला। किस प्रकार से इंटरव्यू लिया जाए, ये बात आप आज के ये प्रकरण में सीखेंगे विद्यार्थियों। तो इससे पूर्व का एक थोड़ा सा चैप्टर था, वो भी मैं इसी में सम्मिलित करता हुआ पढ़ा रहा हूँ। तो आप हेडिंग डालेंगे रेडियो फीचर। विद्यार्थियों आप लिखेंगे क्या? रेडियो फीचर। फिर बाद में इस प्रकरण पर आएंगे, लिखें आप रेडियो फीचर, क्योंकि इससे पूर्व का जो आपका पाठ चल रहा था वो फीचर लेखन वाला। तो रेडियो फीचर का आप हेडिंग डालेंगे और इसके संबंध में आप लिखेंगे लिखो आप। एक बार समझा दूं मैं आपको, फिर उसके बाद में लिखना, आपको लिखने में भी सरलता रहेगी। विद्यार्थियों, रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। इस फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं। इस फीचर को, रेडियो फीचर को केवल श्रोता है वो सुन सकते ही है, इसलिए इसमें संगीत और ध्वनि का अतिरिक्त प्रभाव सम्मिलित किया जाना अपेक्षित होता है। इसलिए ध्वनि ऐसी इसमें जोड़ी जाए, समाहित की जाए कि वो रोचक हो। रेडियो फीचर पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग के लिए भी बहुत प्रभावशाली होता है। अनपढ़ वर्ग है वो भी रेडियो फीचर से है वो ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और अन्य श्रेणियों की फीचर की तरह ही रेडियो फीचर है उसमें भी कल्पनाशीलता, तथ्य, घटनाएं, सूचनाएं आदि का समावेश होता है। अब आप लिखेंगे विद्यार्थियों, हेडिंग डालो रेडियो फीचर क्या होता है, किसे कहें, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो लिखना रेडियो फीचर। रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। इस फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं, इसलिए इसमें संगीत और ध्वनि का अतिरिक्त प्रभाव सम्मिलित किया जाना अपेक्षित होता है। रेडियो फीचर पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग के लिए सहज ही ग्राह्य होता है। अन्य श्रेणियों के फीचर की तरह ही रेडियो रूपक ब्रैकेट में लिखो फीचर में भी कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता होती है। तो ये था रेडियो फीचर। इसके बाद में लिखो सर्वे दृश्य माध्यम के लिए फीचर लेखन। श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए, श्रव्य दृश्य माध्यम के लिए फीचर
लेखन। श्रव्य दृश्य माध्यम के लिए फीचर लेखन। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे श्रव्य दृश्य तो वे साधन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो केवल सुनने के काम में आते हैं, जिनसे सुना जा सकता है। और श्रव्य दृश्य वे साधन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कि जिससे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चित्र भी इसमें दिखाई देते हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत है वो फिल्म, पटकथा और टेलीविजन आते हैं, जिसमें सुनाई भी देता है और दृश्य भी दिखाई देता है। अब आपको ये देखना है कि श्रव्य दृश्य जो माध्यम है उनके लिए फीचर लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसका फीचर लेखन है वो किस प्रकार का होता है। तो आप लिखेंगे रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर, रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर यूँ तो मुद्रित माध्यम के फीचर की भांति, यूँ तो मुद्रित माध्यम के फीचर की भांति ही होते हैं, पर रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर दोनों ही भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं, दोनों ही भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। रेडियो फीचर तो वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को समाचारों से भी आगे की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो फीचर को श्रोता न तो देख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं, परंतु रेडियो फीचर की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शब्दों को न पढ़ सकने वाले श्रोतागण भी इसका आनंद उठाते हैं। दूसरी ओर टेलीविज़न फीचर की यह विशेषता होती है कि इसमें शब्द के साथ चित्र भी होते हैं। सजीवता, गति तथा दृश्यात्मकता के कारण टेलीविज़न फीचर अपने में विशिष्ट ही होता है। टेलीविज़न फीचर दर्शक को इसलिए भी प्रभावित एवं मंत्रमुग्ध करके रखता है कि दर्शक देखकर, सुनकर और महसूस करके इसका आनंद ले सकता है। तो ये बात हुई श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन कि श्रव्य और दृश्य माध्यम के लिए फीचर किस प्रकार का किया जाना चाहिए। रेडियो में जो शब्द शैली होती है उसमें जटिल शब्द नहीं लिखे जाते हैं, उसमें बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि रेडियो के श्रोता हैं वो शब्दों का अर्थ भाव आसानी से जान सके। और टेलीविज़न वाला माध्यम है तो उसमें भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कठोर शब्द भी आता है, क्लिष्ट शब्द भी आता है, तो उस दृश्य को देख करके श्रोता दर्शक है वो उसका भाव ग्रहण कर लेता है। विद्यार्थियों, तो नोट्स के रूप में ये मैंने लिखवाया, इसको अच्छी तरह कंठस्थ याद कर ले। इसके बाद में लिखो आप संपादकीय की विशेषताएं।
संपादकीय की विशेषताएं, संपादकीय की विशेषताएं। लिखो संपादकीय की विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या होती हैं। संपादकीय लेखन, हाँ लिखना शुरू करें। संपादकीय लेखन संपादक के व्यक्तित्व व विचारों का परिचायक होता है। अतः प्रत्येक संपादक की लेखन शैली अन्य से भिन्न होती है, फिर भी सामान्य रूप से संपादकीय में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 लगाओ और पहले समझ लो। नंबर 1 को, संपादकीय को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, निर्भीक, दूरदर्शी व मार्गदर्शक होना चाहिए। जो संपादक होता है ना, संपादक होता है और संपादकीय लेखन करता है, वह व्यक्ति वस्तुनिष्ठ मतलब बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से जवाब तुरंत देने वाला हो, निर्भीक हो मतलब किसी का भय नहीं हो उसके लेखन में, दूरदर्शी मतलब आगे को देखने वाला हो, और मार्गदर्शक और आगे का रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। अब लिखो नंबर 1 में, संपादकीय को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, निर्भीक, दूरदर्शी व मार्गदर्शक होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इस प्रकार का होगा तो उसका संपादकीय लेख है वो बड़ा अच्छा लिखा जाएगा। नंबर 2 लिखो, पहले समझा दो नंबर 2 को। यदि संबंधित मुद्दा या घटना पर विचारों को उद्वेलित करने वाला होने के साथ साथ सुझावपरक भी होना चाहिए। संपादकीय लेखन करने वाला जो संपादक है उसके द्वारा जो लेख लिखा जा रहा है वह लेख है वो लोगों को उद्वेलित करने वाला और सुझाव देने वाला होना चाहिए। अरे इस प्रकार का लेख लिखे कि विचारों के लोगों के मन के विचारों में क्या हो, मतलब उनके जागे है ना, हिलोरे उठे विचारों में है ना, उद्वेलित हो। अब लिखो नंबर 2, संबंधित मुद्दे या घटना पर विचारों को उद्वेलित करने वाला होने के साथ साथ सुझावपरक हो। नंबर 3 समझेंगे। पहले 3 को, संपादक होता है उसके द्वारा जो भी व्यक्त की गई आलोचना है वो व्यक्तिगत विचार न होकर के तार्किक होने चाहिए, तर्क से संबंधित होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। अब लिखेंगे आप, संपादकीय द्वारा व्यक्त की गई आलोचना, संपादकीय द्वारा व्यक्त की गई आलोचना केवल संपादक के व्यक्तिगत विचार न होकर तार्किक व निष्पक्षता से युक्त होने चाहिए। नंबर 4 को समझेंगे विद्यार्थियों। संपादकीय लेखन की क्या विशेषता होनी चाहिए। देखो नंबर 4 यह है कि संपादकीय लेखन एक बौद्धिक लेखन होता है, मतलब दिमाग से सोच समझ करके लिखा जाता है, कोई साधारण काम नहीं है संपादकीय लेखन।
विषय वस्तु को सुसंगत एवं समग्र रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। अब नंबर 4 लगा करके लिखो, यह एक बौद्धिक लेखन है, अतः विषय वस्तु को सुसंगत एवं समग्र रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए, व्यक्त किया जाना चाहिए। तो ये था आपका संपादकीय लेखन। अब विद्यार्थियों अपन बात करेंगे साक्षात्कार की कला के बारे में। इंटरव्यू, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन इंटरव्यू की जो शब्दावली है उसके संदर्भ में जानकारी ग्रहण करेंगे, है ना। शब्दावली, किसकी शब्दावली? साक्षात्कार की शब्दावली। नंबर 1 लिखो, शब्दावली से अपन जानेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कार साक्षात्कार ब्रैकेट में लिखो आप इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। सही कर दे थोड़ा, साक्षात्कार। लिखो, साक्षात्कार आप समझते होंगे विद्यार्थियों, और नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। साक्षात्कार का मतलब होता है कि आमने सामने बैठ करके तर्क वितर्क करना, प्रश्न उत्तर करना, प्रश्नों के जवाब देना, है ना। ये सब है बातें वो साक्षात्कार के अंतर्गत आती हैं। साक्षात्कार का जो प्रारंभ है वो आज से ही नहीं हुआ है, ये प्राचीन काल से माना जा रहा है। साक्षात्कार है वो पूर्व या प्राचीन समय में भी किया जाता था और आज भी हो रहा है। आज इसकी प्रणाली और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप शब्दावली में 1 नंबर लगाएं, साक्षात्कार या इंटरव्यू, और लिखें एक लाइन, किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी प्राप्त करने की कला साक्षात्कार कहलाती है। आई बात समझ में कि अपने से जो सामने वाला बैठा है तो हम उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका कर्तृत्व कैसा है, उसकी संपूर्ण अपन जानकारी जो ग्रहण करेंगे, है ना, वो जानकारी साक्षात्कार कहलाएगी। आप कहाँ के रहने वाले, आपका क्या नाम, आपका कार्य क्या, कितने पढ़े लिखे, आपके कौन से कार्य में रुचि, और आप अपने इर्द गिर्द के घटनाओं को कितना जानते हैं, ये आपके इतिहास में प्राचीन समय की बातों में क्या रुचि है, आप आगे क्या कर सकते हैं, ये अपनी जो सारी जानकारी हम उससे जो ग्रहण करेंगे ना, वो सारी की सारी इंटरव्यू कहलाएगी। नंबर 2, प्रसारण। प्रसारण लिखो, प्रसारण। रेडियो टेलीविजन पर उनके निर्धारित केंद्रों द्वारा कार्यक्रम का प्रस्तुत होना। प्रसारण, इंटरव्यू है वो रेडियो टीवी
के जो केंद्र बने हुए हैं, है ना, रेडियो के स्टेशन हुआ करते हैं, बोलते हैं, और उसके वो बुलेटिन बोलते हैं, और जो आपका टीवी है तो उसके भी स्टेशन हैं, बुलेटिन है ना। दूरदर्शन कहाँ से, भाई बम्बई से चल रहा है, दिल्ली के आ रहे हैं, जयपुर के आ रहे हैं, कोटा के आ रहे हैं। जो दूरदर्शन के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। तो उन केंद्रों से इसका क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। किसका, साक्षात्कार का प्रसारण है वो टीवी और रेडियो के द्वारा उनके स्टेशनों से किया जाता है। नंबर 3 शब्दावली है गला काट प्रतिस्पर्धा। गला काट प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा। लिखो इसके संदर्भ में, एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ जिसमें नैतिकता व नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब प्रतिस्पर्धा, है ना, आगे निकलने की, जिसमें किसी प्रकार का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नैतिकता का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे बोलते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा। इसके बाद में सुर्खियाँ, शब्दावली में नंबर 4 लगाओ, सुर्खियाँ। ऐसी खबरें जो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक महत्व की होती है। ऐसी खबरें जो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक महत्व की होती है। जैसे इस समय वर्तमान में बात करें तो सबसे अधिक सुर्खियों में कोरोना महामारी की खबर चल रही है। कौन से स्टेट की, कौन से कंट्री की क्या स्थिति है, कितने रोगी बढ़ रहे हैं, कितना संक्रमण बढ़ रहा है, कितना उतार चढ़ाव किस राज्य के, किस जिले के, है ना, ये सुर्खियां में चल रही है। तो इसके समाचार, कोरोना के समाचार रोज टीवी, रेडियो, मोबाइल, समाचार पत्र में आ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी खबर हो सकती है जो अन्य खबरों से अधिक महत्व रखने वाली हो, उसे बोलेंगे सुर्खियां। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार। प्रतियोगितात्मक, प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार, साक्षात्कार। ठीक है विद्यार्थियों, लिखेंगे इसके संदर्भ में एक लाइन। ऐसे साक्षात्कार जो नौकरी हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की योग्यता को परखने हेतु लिए जाते हैं। मतलब प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार, ऐसे साक्षात्कार जो नौकरी हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता को परखने हेतु लिए जाते हैं। विद्यार्थियों देखो, डिग्रियां हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, अच्छी परसेंटेज की होती हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक, बीए, बीएड, एमएससी, है ना, और बहुत सारी की डिग्रियों में परसेंटेज भी है, वो बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। और कंपटीशन टेस्ट फाइट करते हैं, उसमें भी अच्छी परसेंटेज होती है। इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि जो प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार होता है वहाँ जाकर के अभ्यर्थी अटक जाता है। तो उसका अटकने का क्या कारण होता है कि उसको किताबी ज्ञान के अलावा अन्य सामान्य ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान है, उसमें की कमी है ना, उसमें तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आगे कि उसमें सूझबूझ नहीं है, मार्गदर्शक नहीं कर सकता है, दूरदर्शी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि वह व्यक्ति पिछड़ जाता है। तो प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार में क्या होता है कि अभ्यर्थी की योग्यता को परखने के लिए साक्षात्कार लिया जाता है।
इसके बाद में बात करेंगे अपन स्टूडियो। स्टूडियो आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा। मैच समापन के बाद में स्टूडियो में साक्षात्कार किया जाता है। आमने सामने बैठ कर के विचार विमर्श करते हैं कि किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया, किस खिलाड़ी की कमी के कारण मैच है वो मैच में आपको परास्त होने की शिकस्त मिली। तो इस प्रकार की बातें की जाती है। तो अपना स्टूडियो है वो टीवी का एक केंद्र होता है। लिखेंगे इसके बारे में स्टूडियो। टीवी रेडियो आदि से संबद्ध, टीवी रेडियो आदि से संबद्ध वह स्थान जहां बैठकर संवाददाता ओब्लिक एंकर ओब्लिक संचालक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। वही क्रिकेट वाली बात है। जहाँ आपने टीवी में देखा होगा कि स्टूडियो का एक आंगन होता है, उसमें 2-3 चेयर कुर्सियाँ लगी हुई होती है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, फिर वो इंटरव्यू एक दूसरे का लेता रहता है और चित्र के द्वारा हम टीवी में अपन है ना इस स्टूडियो के कार्यक्रम को देखते हैं। ठीक है। इसके बाद में लिखो माध्यम उपयोगी साक्षात्कार। दिख रहा है क्या विद्यार्थियों? माध्यमोपयोगी साक्षात्कार लिखो। जनसंचार के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से लिए जाने वाले ऐसे साक्षात्कार जो ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होते हैं। मतलब ज्वलंत मुद्दे भी होते हैं, जैसे थोड़े उदाहरण के लिए राम मंदिर वाला है, वो थोड़ा ज्वलंत मुद्दा है, और भारत चीन सीमा पर जो विवाद वाला है वो ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, इसके बाद में आप लिखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 8 यहाँ लगा देता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज संचार के क्षेत्र में जो अद्भुत क्रांति आई है, उस क्रांति के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। तो इसमें देखो क्या होता है कि दूर बैठा व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूर बैठा व्यक्ति है ना अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है और उनकी वार्तालाप हो जाती है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रेलगाड़ी संचालन के अनुमति प्रदान की, हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के हालात जाने। तो इसमें क्या होता है, लिखें आप, विजुअल दृश्य, विजुअल दृश्य, विजुअल दृश्य श्रव्य माध्यमों से, दृश्य श्रव्य माध्यमों से, लिख लो विद्यार्थियों, माध्यमों से आपस में संपर्क स्थापित करना, माध्यमों से आपस में संपर्क स्थापित करना। समझ में आई बात कि विजुअल
दृश्य श्रव्य माध्यमों से आपस में संपर्क है ना, आपस में संपर्क स्थापित करना। तो ये थी साक्षात्कार की शब्दावलियों विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार। किसकी बात करेंगे? साक्षात्कार। इसको हटा देता हूं। शब्दावली कंप्लीट हो गई अपनी। मेन पॉइंट पर आएंगे अपन। आप हेडिंग डालें साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार किसे कहें? आप लिखो। साक्षात्कार का अर्थ है, साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात कराना तथा साक्षात करना। साक्षात कराना तथा साक्षात करना। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे। पत्रकारिता के संदर्भ में रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता, ब्रैकेट में लिखो पत्रकार या लेखक, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। तो ये हो गई अपनी साक्षात्कार की क्या परिभाषा। लिखो साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के प्रकार, हेडिंग डालो साक्षात्कार के प्रकार। लिखो साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार, एक तो कौन सा हुआ? प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। नंबर 2 लगा के लिखो जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। ठीक है। अब आप पॉइंट डालो साक्षात्कार की तैयारी। पॉइंट डालो साक्षात्कार की तैयारी। विद्यार्थियों साक्षात्कार की तैयारी लेने वाले को और देने वाले को दोनों को ही करनी पड़ती है। किस प्रकार की होनी चाहिए तो इस संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे विस्तृत। तो लिख लो आप। देखो साक्षात्कार की तैयारी प्रस्तुतकर्ता माध्यम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। साक्षात्कार के परंपरागत रूप है लिखित साक्षात्कार व मौखिक साक्षात्कार।
देखो एक तो होता है लिखित साक्षात्कार, लिखित साक्षात्कार। एक होता है मौखिक, मौखिक साक्षात्कार। विद्यार्थियों लिखित साक्षात्कार और मौखिक वाला इंटरव्यू है, वो बातचीत होती रहती है और उन बातचीतों को यदि लिख लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, लिखित साक्षात्कार हो जाएगा। आपने विद्यार्थियों पुस्तकों में पढ़ा होगा, हिंदी संस्कृत की पुस्तकों में आपने देखा होगा और कहानी उपन्यास आदि पुस्तकों में भी देखा होगा। लिखित साक्षात्कार अध्यापक विद्यार्थी से पूछता है आपका क्या नाम है, आप के माता पिता का क्या नाम है, आपका निवास कौन सा है, आप कौन सा खेल खेलते हैं, तो घर की जानकारी है, पढ़ाई की जानकारी है, वो लेता है। ऐसा पाठ है आपने हिंदी संस्कृत में देखा होगा, तो वो भी एक तरह से क्या है, साक्षात्कार ही है। लेकिन वो कैसा साक्षात्कार है विद्यार्थियों, लिखित साक्षात्कार है। गुरु और शिष्य के भी प्रश्न वगैरह होते रहते हैं, वो भी एक लिखित साक्षात्कार है। मौखिक साक्षात्कार के अंतर्गत आपने दूरदर्शन टीवी है ना, स्टूडियो इत्यादि में देखा होगा। और जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसका जो अंतिम साक्षात्कार के आधार पर परिणाम तैयार होता है, वहाँ पर मौखिक साक्षात्कार होता है। तो समझ गए आप, लिखित साक्षात्कार, मौखिक साक्षात्कार। अब लिखो आगे, मौखिक साक्षात्कार के लिए संबंधित मौखिक साक्षात्कार के लिए संबंधित व्यक्ति के साथ समय व स्थान आदि तय कर साक्षात्कार किया जाता है। मीडिया के वर्तमान दौर में समाचार की पुष्टि या खंडन के लिए संबंधित व्यक्ति से आकस्मिक रूप से बातचीत कर अपेक्षित तथ्यों को चुन लिया जाता है। तकनीक के विकास के साथ ही मौखिक साक्षात्कार के लिए टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि प्रचलन में आ गए हैं। लिखित साक्षात्कार में भी अब पत्र आदि के परंपरागत माध्यम के स्थान पर ईमेल आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करेंगे साक्षात्कारकर्ता के गुण। साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू लेने वाला है, उस व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए, उसमें कैसे गुण होने चाहिए लिखेंगे आप। लिखो, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, वाक योग्यता है ना, वाक योग्यता मतलब है ना, वाणी है उसकी योग्यता होनी चाहिए। भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकालने की कला, सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान का ज्ञान व व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए। और लिखो, वह जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है उसकी
गहराई, उसकी गहरी समझ उसे होनी चाहिए। जिस विषय का साक्षात्कार लेने जा रहा है उस विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। हाँ, तभी वह साक्षात्कार दाता से विषयानुरूप प्रश्न पूछकर उपयोगी जानकारी संकलित कर पाएगा। साक्षात्कार में जीवंतता बनाए रखने के लिए साक्षात्कारकर्ता में बौद्धिक कुशलता व प्रत्युन्मति से तत्काल प्रश्न गढ़ने की कला होनी आवश्यक है। साक्षात्कार विषयतर न हो, मतलब विषय का ज्ञाता न हो, तो इस हेतु साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की कला होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये गुण अगर साक्षात्कारता में होंगे तो वह इंटरव्यू लेने में एक सफल माना जाएगा। इसके बाद में आप लिखेंगे विधायक से साक्षात्कार। एक विधायक का साक्षात्कार लेना हो, एक सरपंच का साक्षात्कार लेना हो, एक सांसद का साक्षात्कार लेना हो तो कैसे ले, तो इस संबंध में मैं बता दूं आपको कि जैसा विधायक से साक्षात्कार लेंगे, विधायक का साक्षात्कार तो ऐसा ही सरपंच से, सांसद से लिया जा सकता है। तो लिखो आप, विधायक का साक्षात्कार। लिखो, अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार लेने के लिए मैं सर्वप्रथम साक्षात्कार के विषय का चयन करूंगा कि मेरे को किस विषय के ऊपर साक्षात्कार करना है ना, चयन करूंगा। लिखो इसी में आगे, विषय के चयनोपरांत विधायक महोदय से संपर्क कर उन्हें साक्षात्कार के विषय में जानकारी देते हुए उनसे साक्षात्कार के लिए समय देने हेतु निवेदन करूंगा। समय तय होने पर मेरा समय तय हो जाएगा। समय तय होने पर तदनुरूप प्रश्नावली तैयार की जाएगी। प्रश्नावली में निम्नलिखित प्रश्न शामिल होंगे। नंबर एक, क्या प्रश्न शामिल होंगे? आपके नज़रिए से क्षेत्र में, विधायक से मैं क्या प्रश्न करूंगा? आपके नज़रिए से क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं? कि विधायक महोदय जी, आप अपने क्षेत्र में किन किन कार्यों का विकास करेंगे। नंबर 2, और क्या प्रश्न पूछूंगा मैं? इन क्षेत्रों में विकास के लिए आपकी योजना
क्या है? 6 माह की योजना है या वार्षिक योजना है या पंचवर्षीय योजना है या और कोई आपने प्लान बना रखा हो तो। नंबर 3, योजना की क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाने का माध्यम क्या होगा? आर्थिक संसाधन जुटाने का माध्यम क्या होगा? फिर लिखो नंबर 4, विकास की इस योजना में आप जन सहभागिता के लिए क्या करेंगे? भाई विकास की इस योजना में आप जन सहभागिता के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? नंबर 5, संपूर्ण योजना की क्रियान्वयन की समय सीमा क्या रहेगी? वैसे योजना की समय सीमा कितनी रहेगी? कितने समय में आप इस योजना का प्रारंभ करके समापन कर देंगे? नंबर 6, योजना के दूरगामी प्रभाव क्या होंगे? आपके द्वारा जो योजना लाई गई है उसके आगे के प्रभाव हैं वो क्या रहेंगे? क्या फायदा इस क्षेत्र को मिलने वाला है? यहाँ की जनता को क्या लाभ आगे से आगे मिलता रहेगा? प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में साक्षात्कार के संदर्भ में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे। थैंक्स यू।